नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज यादव और आपका स्वागत है क्राइम की कहानियां चैनल पर, जहां हम आपको रोज क्राइम की कहानी सुनाते हैं। अगर आप लोग डेली ऐसी ही मजेदार क्राइम के दुनिया की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा आज की कहानी सुनाते हैं। पजीता के दो भाई थे, कुलजीत और बलजीत। वह अपने दोनों भाइयों से बेहद लगाव रखती थी। अक्सर वह उन्हें फोन कर उनकी खैरियत पूछती रहती। दोनों भाइयों को भी अपनी बहन के फोन का बेसब्री से इंतजार रहता था। 25 अप्रैल 2016 की सुबह पजीता ने बलजीत को कॉल किया, लेकिन रिंग जाने के बजाय एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दिया, आपका मोबाइल बंद है। यह सुनकर पजीता चौंकी, क्योंकि बलजीत कभी भी अपना मोबाइल बंद नहीं रखता था। उस दिन से लेकर 26 अप्रैल की रात तक वह बार बार बलजीत का नंबर डायल करती रही, लेकिन हर बार वही मैसेज सुनाई देता रहा। परेशान होकर पजीता ने अपने दूसरे भाई कुलजीत को फोन लगाया, जो आसंडा में रहता था। उसने कहा, कल से मैं बलजीत का नंबर मिला रही हूं, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। जरा पता करो कि वो कहां है और फोन क्यों बंद है। उससे बात करा दो, दिल को सुकून मिलेगा। कुलजीत को भी बलजीत की कोई खबर नहीं थी। बहन की चिंता सुनकर वह फौरन बलजीत के घर गया। वहां उसे बलजीत की पत्नी पूजा मिली, जिसने बताया कि बलजीत दिल्ली ड्यूटी पर गया है। कुलजीत ने तुरंत पजीता को इसकी जानकारी दे दी। पजीता जानती थी कि बलजीत दिल्ली में जॉब करता है और अक्सर 2 से 3 दिन बाद ही घर लौटता है, लेकिन वह अपना मोबाइल कभी बंद नहीं करता था। यही बात पजीता के मन में शक की आग सुलगा गई। उसे लगा, अब मामला कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ शक नहीं, कुछ बड़ा हो सकता है। 27 अप्रैल को वह हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित अपनी ससुराल से मायके यानी आसंडा गांव की ओर रवाना हो गई। आसंडा गांव में उसके दोनों भाई रहते थे, कुलजीत जो फौज में था और बलजीत जो हैदरपुर दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करता था। काम के चलते वह दिल्ली जाता था और फिर 3 से 4 दिन बाद ही लौटता था। बलजीत की शादी वर्ष 2012 में पूजा से हुई थी। पूजा सांपला के नजदीक गांव डीजी की रहने वाली थी और अब वह 25 वर्ष की थी। दोनों का एक बेटा भी था। जैसे पजीता को अपने भाई से गहरा स्नेह था, वैसे ही बलजीत भी अपनी बहन से बहुत जुड़ा हुआ था। वे हर दूसरे तीसरे दिन फोन पर बात कर लिया करते थे। जब भी पजीता रोहतक आती, बलजीत उससे मिलने आसंडा पहुंच जाता और भाई बहन की ये मुलाकातें उनके रिश्ते को और मजबूत करती थीं। 25 और 26 अप्रैल को जब बलजीत का मोबाइल लगातार बंद आया तो पजीता की बेचैनी बढ़ती गई। वह कुछ अनहोनी की आशंका से घिरने लगी। इसीलिए वह 27 अप्रैल को खुद बलजीत की खैरियत जानने आसंडा जा पहुंची। जब वह बलजीत के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, भाभी भाभी। काफी देर बाद पूजा दरवाजे पर दिखाई दी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे पजीता का वहां आना उसे पसंद नहीं आया हो। उसने न तो कोई खुशी जताई, न ही कोई स्वागत किया। वह बस चुपचाप पजीता को घूरती रही। दोनों के बीच कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा, फिर चुप्पी तोड़ी। पजीता ने, भाभी, लग रहा है मेरी मौजूदगी से आपको खुशी नहीं हुई। पूजा ने धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूजा ने नजरें चुराते हुए बजीता से कहा, बिना बताए तुम्हारा आ जाना थोड़ा चौंकाने वाला लगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा कि मैं खुश नहीं हुई। दरवाजे पर ही खड़ी रहूंगी क्या? अंदर आने को तो कहो। बजीता ने मुस्कुराकर कहा और सीआईडी अफसर की तरह चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए घर में दाखिल हो गई। उसकी निगाहें कुछ इस तरह घूम रही थीं, जैसे वह बलजीत को ढूंढ रही हो। घर में टीवी चालू था, मगर बलजीत कहीं नजर नहीं आया। बजीता ने टीवी बंद किया और पूजा से सीधे सवाल किया, बलजीत कहाँ है? 2 दिन पहले ड्यूटी पर दिल्ली गए थे। पूजा ने नजरें नीची करके जवाब दिया, अभी तक लौटे नहीं। मैं 2 दिन से उसे कॉल कर रही हूं, लेकिन फोन बंद आ रहा है। बजीता ने कहा, क्या उसने कोई नया सिम लिया है? अगर लिया है तो नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, उसके पास वही एक नंबर है, दूसरा सिम वो इस्तेमाल नहीं करता। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, तो फिर फोन बंद क्यों है? शायद बैटरी खत्म हो गई हो।
पूजा ने अनुमान लगाया। बजीता कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके नथुनों से एक अजीब सड़ांध टकराई, जैसे कहीं आसपास सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। उसने कई बार गहरी सांस ली। हर बार वही तीखी बदबू महसूस हुई। उसका मन आशंकाओं से भर गया। कहीं पूजा ने किसी के साथ मिलकर बलजीत की हत्या तो नहीं कर दी और लाश को घर में छिपा रखा हो। वही लाश अब सड़ रही हो। बजीता को यकीन हो गया कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत गंभीर गड़बड़ है। ये बदबू कहां से आ रही है? उसने शक भरी नजरों से पूजा से पूछा। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, पूजा ने असहज होते हुए कहा। तुम कह रही हो तो जरूर बदबू होगी। देखती हूं शायद कोई मरा चूहा हो। वह बड़बड़ाई और नजरें चुराने लगी। बजीता को यकीन हो चला था कि मामला गंभीर है। अब वह पूजा की बातों पर भरोसा करने के बजाय खुद बदबू का स्रोत ढूंढने लगी। उसने गहरी सांसें लेकर हवा में महक सूंघी और उसे महसूस हुआ कि दुर्गंध बगल वाले कमरे से आ रही थी। वह तुरंत उस ओर बढ़ी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, बदबू और तेज हो गई। कमरा बेतरतीब था, हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। तभी उसकी नजर कोने में रखे लोहे के तसले पर गई, जो एक बर्तन से ढका हुआ था। बजीता को यकीन हो गया कि बदबू का यही स्रोत है। वैसे भी ऐसे तसले का उस कमरे में क्या काम? वो तो स्टोर रूम में होना चाहिए। उसने बर्तन हटाया और जो उसने देखा, उसे देख उसकी चीख निकल गई। तसले में इंसानी हाथ पैर कटे हुए रखे थे, जो सड़कर बदबू मार रहे थे। डर और सदमे के बावजूद बजीता ने पहचान लिया कि ये उसके भाई बलजीत के अंग हैं। चीखती हुई वह बाहर भागी और चिल्लाने लगी, पूजा ने बलजीत को काट डाला है, लाश घर में है। भेद खुलने पर पूजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन बजीता की चीखें सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर में कुलजीत भी मौके पर पहुंच गए। वह गांव वालों के साथ अंदर गए और उन्होंने भी बलजीत के कटे हुए अंग देखे। उन्होंने तुरंत थाना सदर को कॉल कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसएचओ रणधीर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूजा को भीड़ से निकालकर पुलिस की सुरक्षा में लिया और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। कमरे में तसले में रखे अंगों की पहचान बजीता और कुलजीत ने बलजीत के हिस्सों के रूप में की। तलाशी के दौरान एक सूटकेस में बलजीत का सिर मिला और एक पॉलीथीन बैग में मांस के टुकड़े बरामद हुए। सूटकेस से जब शव के टुकड़े बरामद हुए तो केवल सिर गायब था। सिर के बिना शरीर अधूरा था। इस बिंदु पर रणधीर सिंह ने पूजा से सीधे पूछताछ की, बलजीत का सिर कहां है? पूजा को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। बच निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बलजीत का सिर उसने घर के बेडरूम की फर्श के नीचे दबा दिया है। पूजा की निशानदेही पर पुलिस ने जब फर्श की खुदाई करवाई तो वहां से बलजीत का कटा हुआ सिर बरामद हो गया। अब शव पूरा हो चुका था। बलजीत की क्षत विक्षत लाश घर से मिलते ही और पूजा की गिरफ्तारी होते ही आसंडा गांव के लोग आक्रोश से भर उठे। गांव वालों ने पूजा को अपने हवाले करने की मांग की। उनका कहना था कि पूजा ने जिस निर्दयता से अपने पति के साथ व्यवहार किया, उसी तरह की सजा उसे भी मिलनी चाहिए। किसी ने कहा, उसने बलजीत के टुकड़े किए तो उसके भी टुकड़े किए जाने चाहिए। रणधीर सिंह ने भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने से रोका और समझाया कि अपराधी को सजा अदालत देगी। इसके बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पूजा को थाना सदर भेज दिया गया। पूजा को थाने पहुंचाने के बाद रणधीर सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस उपाधीक्षक धीरज कुमार को दी। धीरज कुमार ने केस की गंभीरता को देखते हुए रोहतक से क्राइम टीम को मौके पर भेज दिया। प्रारंभिक कार्यवाही के बाद शव के सारे हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया। इसके बाद कुलजीत की ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अपराध संख्या 195, 2,06,000, धारा 302 व 120 बी के तहत पुलिस अधिकारियों की टीम ने पूजा से सख्ती से पूछताछ शुरू की। बलजीत की हत्या किसने की? पुलिस ने पूछा। पूजा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने, क्योंकि वो आदमी नहीं, दरिंदा था। शराब पीकर वह मुझ पर वहशियाना जुल्म करता था। एक बार नेचुरल संबंध बनाता तो 10 बार जबरन अननेचुरल सेक्स करता।
मेरे शरीर और आत्मा को बुरी तरह जख्मी कर देता। जब मना करती तो पीटता और कहता मुझे अलग पहचान चाहिए, इसलिए अलग अलग तरीके आजमाता हूं। मैं रोज रोज उस दरिंदे को सह नहीं पा रही थी। घृणा ने नफरत का रूप लिया और मैंने उसे मार डाला। क्या इस जुर्म में तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था? पुलिस ने पूछा। नहीं साहब, मैंने अकेले ही सब किया। पूजा से बार बार पूछा गया, दबाव डाला गया, लेकिन उसका जवाब एक ही रहा, कोई और शामिल नहीं था। मैंने जितना जुल्म सहा, अब और सहना मुमकिन नहीं था। मैंने जो किया उसका कोई अफसोस नहीं है। अगर मेरा ये कदम किसी और को सबक दे तो अच्छा है। अब चाहे मुझे उम्र कैद हो या फांसी, मंजूर है। पुलिस को उसके जवाबों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक मजबूत पुरुष को मारना और फिर अकेले उसके शव के टुकड़े करना पूजा के बस की बात नहीं लग रही थी। शक गहराता जा रहा था कि इस जुर्म में कोई और भी शामिल है, जो अभी पर्दे के पीछे छिपा है। 28 अप्रैल को पुलिस ने पूजा को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड हासिल की, ताकि सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। एक टीम पूजा से लगातार पूछताछ में लगी रही, जबकि दूसरी टीम उसके अतीत और वर्तमान की जांच में जुट गई। जांच से यह सामने आया कि बलजीत पूजा का पहला पति नहीं था। उससे पहले भी पूजा की शादी हो चुकी थी और पहले पति से उसका एक बेटा भी था। पूजा का पहला विवाह असफल रहा था, क्योंकि उसके चाल चलन पर सवाल उठे थे। उसके पूर्व पति ने उसे इसी कारण त्याग दिया था। लेकिन बलजीत एक अलग सोच रखने वाला इंसान था। उसका मानना था कि गलतियां हर किसी से होती हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। किसी एक भूल के लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वह मानता था कि इंसान पछतावे के बाद और अधिक सचेत होकर जीवन में आगे बढ़ता है। बलजीत को यकीन था कि पूजा अब अपने कदम फूंक फूंक कर रखेगी और भविष्य में वह ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठे। इसी भरोसे और सोच के साथ उसने पूजा से शादी की और उसे अपने घर ले आया। बलजीत ने केवल पूजा को ही नहीं अपनाया, बल्कि उसके पहले पति से जन्मे 1 साल के बेटे को भी अपना लिया। लेकिन अब वही पूजा उस पर गंभीर आरोप लगा रही थी और यहां तक कह रही थी कि उसने अकेले ही बलजीत की हत्या की है। बलजीत की मौत की खबर मिलते ही उसकी छोटी बहन अजीता भी आसंडा पहुंच गई। जांच के दौरान अजीता ने पुलिस अधिकारी रणधीर सिंह को बताया कि 3 दिन पहले कुलजीत के घर उसकी मुलाकात बलजीत से हुई थी। तब बलजीत ने कहा था कि पूजा अब भी अपने पुराने चाल चलन से बाज नहीं आई है। जब वह इसका विरोध करता है तो वह अपने प्रेमियों से जान से मरवा देने की धमकी देती है। एक बार तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 दिन तक उसे घर में ही बंधक बनाकर रखा था। रणधीर सिंह ने बलजीत के पड़ोसियों से जानकारी जुटाई। उन्होंने बताया कि जब बलजीत घर पर नहीं होता तब पूजा के कई दोस्त उससे मिलने आते थे। इससे यह साफ हो गया कि पूजा का चरित्र विवाह से पहले और बाद दोनों ही समय संदेहास्पद रहा था। पुलिस के लिए ये सब जानकारियां काफी थीं, लेकिन वह किसी भी तरह की कानूनी चूक से बचना चाहती थी जिससे अदालत में मामला कमजोर न पड़े। इसलिए रणधीर सिंह ने पूजा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उन्हें बारीकी से परखा। कॉल रिकॉर्ड्स में 4 ऐसे मोबाइल नंबर सामने आए जिनसे पूजा की नियमित बातचीत होती थी। घटना वाली रात भी पूजा ने उन्हीं 4 नंबरों पर बातचीत की थी। गोपनीय जांच में पता चला कि ये नंबर आशु, कर्मवीर उर्फ संधू, विकास और दलवीर उर्फ दिलेर के थे। इनमें से दलवीर कंसाला गांव का था, जबकि बाकी तीनों आसंडा के ही निवासी थे। सूत्रों से यह भी पता चला कि पूजा और आशु के बीच अवैध संबंध थे। ये जानकारी मिलते ही रणधीर सिंह ने एक बार फिर पूजा से कड़ाई से पूछताछ की और इस बार मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए। उसने पूजा से कहा, हम सिर्फ तुम्हारे बारे में ही नहीं बल्कि आशु, संधू, विकास और दिलेर के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं। बेहतर होगा कि तुम खुद सच बता दो। यदि तुमने पुलिस का सहयोग किया तो कानून तुम्हारे साथ नरमी बरतेगा, लेकिन अगर नहीं किया तो तुम जानती ही हो कि सच्चाई बाहर लाने के लिए पुलिस क्या क्या कर सकती है। पूजा का अपने पति से तलाक आपसी सहमति से हुआ था। वह अपने बेटे को लेकर मायके लौट आई। उसके मन में एक उम्मीद थी कि अब आशु उससे विवाह करेगा।
लेकिन पूजा ये नहीं जानती थी कि आशु के लिए वह सिर्फ एक मोह का पल भर थी। पूजा ने जब उससे शादी की बात की तो आशु ने साफ कहा, पूजा, हम दोनों के बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ मोहब्बत का है। मैं इसे शादी में नहीं बदल सकता। जैसे अब तक चलता आया है वैसे ही चलता रहे, यही बेहतर है। यह सुनकर पूजा को पहली बार अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसने अपनी पहली शादी सिर्फ इस भरोसे पर तोड़ी थी कि आशु उसका साथ देगा, लेकिन अब वही साथ छूटता नजर आ रहा था। पूजा के पास आशु को शादी के लिए मजबूर करने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि उसने न कभी वादा किया था, न कोई भविष्य का भरोसा दिलाया था। पूजा का मन टूट चुका था, हर ओर अंधेरा सा लगने लगा। तभी उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। बलजीत कैसे, कब और किन हालात में बलजीत पूजा की जिंदगी में आया, यह कोई नहीं जानता, मगर उसने सबका विरोध झेलकर पूजा से विवाह किया और उसे अपना नाम दिया। जब यह रिश्ता तय हुआ तो पूजा ने आंसू को बुलाकर साफ कह दिया, मेरी पहली शादी तुम्हारे कारण टूटी थी। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी शादी भी किसी परछाई में उलझ जाए, इसलिए आज से हम दोनों के बीच का रिश्ता खत्म समझो। आंसू ने भी इस बात को मान लिया। फिर पूजा और बलजीत का विवाह हुआ। वे आसंडा गांव में आकर रहने लगे, जहां संयोग से आंसू भी रहता था, लेकिन पूजा ने अब उसकी तरफ देखना भी छोड़ दिया। विवाह के करीब 2.5 साल बाद पूजा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन फिर वही अकेलापन उसे खलने लगा। बलजीत अपने काम के सिलसिले में दिल्ली जाता और कई दिनों तक वापस नहीं आता। पूजा को अकेलेपन से तकलीफ होने लगी। सच्चाई ये थी कि शादी से पहले ही वह भावनात्मक और शारीरिक रूप से बेहद सक्रिय हो चुकी थी। समय के साथ उसकी इच्छाएं और भी गहरी होती गईं। उसका मानना था कि उसकी भावनात्मक और शारीरिक जरूरतें एक पुरुष से पूरी नहीं हो सकती, और इसी सोच ने उसे एक बार फिर आंसू से जोड़ दिया। आंसू के लिए यह सुनहरा मौका था। मुफ्त का लाभ फिर से मिलने लगा। पूजा ने उसे बलजीत का दूर का रिश्तेदार बता दिया, जिससे उसकी आवाजाही पर कोई शक न हो। बलजीत के दिल्ली जाते ही आंसू पूजा के घर आने लगा। दोनों के बीच फिर से पहले जैसा रिश्ता शुरू हो गया, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। पूजा का संबंध जल्द ही 3 और पुरुषों, कर्मवीर, विकास और दिलेर से भी जुड़ गया। किसी ने ब्लैकमेल किया या पूजा खुद आकर्षित हुई, यह कहना कठिन है, लेकिन यह तय था कि इन चारों को एक दूसरे की मौजूदगी का पता था। किसी के मन में पूजा के लिए कोई सच्चा प्रेम नहीं था। सबने उसे सिर्फ एक रिश्ता माना, और वही रिश्ता निभाया। जब बलजीत काम से बाहर होता तो ये चारों बारी बारी से पूजा के घर आते। पूजा भी पूरी आजादी से उन सभी से मिलती और व्यवहार करती। धीरे धीरे यह बात घर की दीवारों से बाहर निकलने लगी। पहले पड़ोसियों में चर्चा हुई, फिर पूरी बस्ती में बातें होने लगीं। बलजीत की बीवी तो बड़ी रंगीन मिजाज है, पति तो है, फिर भी 4 यार। इन फुसफुसाहटों की गूंज बलजीत तक भी पहुंची। उसने पूजा से सीधा सवाल किया। पूजा ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया, जो सुना है वो सब सच है। क्या करूं? एक पुरुष से मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार हूं। बलजीत अवाक रह गया। ऐसा जवाब कोई भी स्वाभिमानी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब बलजीत ने विरोध जताया तो पूजा यह भूल गई कि दूसरी शादी करते वक्त उसने क्या वादे किए थे। उसकी वासना इतनी बेलगाम हो चुकी थी कि चाह कर भी उस पर काबू नहीं पा सकी। उसे पति से कहीं ज्यादा अपने आशिकों की परवाह थी। जब बलजीत ने उससे दूरी बनाने को कहा तो वह धमकाने लगी, अगर मुझे आंखें दिखाई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपने यारों से तुझे पिटवा भी सकती हूं और जान से भी मरवा सकती हूं। बलजीत उसकी आंखों में देखते रह गया, मगर समय ने दिखा दिया कि पूजा सिर्फ बातें नहीं करती थी। जब बलजीत ने सख्ती दिखाई तो उसने अपने प्रेमियों से उसे डराना शुरू कर दिया। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए कि उसने बलजीत को घर में बंदी बना लिया और 3 दिनों तक हाथ पैर बांध कर रखा। दरअसल अब पूजा के दिल में बलजीत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह हर हाल में उससे छुटकारा चाहती थी और इसका एक ही रास्ता था, उसकी हत्या। अपनी वासना की पूर्ति के लिए वह पति की बलि देने को भी तैयार हो गई। इस मंशा को लेकर उसने अपने प्रेमियों से बातचीत की।
वे हत्या में मदद के लिए राजी हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि बलजीत की मौत के बाद पूजा हमेशा उनकी रखैल बनी रहेगी। इनमें से एक दिलेर तो हद से ज्यादा उत्साहित था। वह नींद की गोलियों की पूरी स्ट्रिप लेकर पूजा के पास आ गया और बोला, इन्हें खाने में मिला दे। जब वह गहरी नींद में हो तो हमें बुला लेना, हम आकर काम तमाम कर देंगे। ये घटना 24 अप्रैल 2016 की शाम की है। बलजीत दिल्ली से लौटकर घर आया। बाहर बच्चा खेल रहा था और भीतर आंसू पूजा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि पूजा को अब किसी शर्म या डर का एहसास नहीं था। बलजीत ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आंसू जल्दी से कपड़े समेटकर भाग निकला, लेकिन पूजा पकड़ी गई। बलजीत ने उसे पीटा। पूजा रोने लगी और कहने लगी, मैं कोशिश कर रही हूं कि इस सब से दूर रहूं, लेकिन मेरा शरीर जैसे आग में जलता है। जब तक 2-3 बार संबंध ना बनाऊं, चैन नहीं मिलता। बलजीत ने गुस्से में कहा, अब भी सुधर जा, वरना पहले पति की तरह मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। पूजा मुस्कुराई, लेकिन मन ही मन वह उस रात के लिए तैयारी कर चुकी थी। उसने खाना बनाया और बलजीत की दही में नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया। जैसे ही बलजीत खाकर गहरी नींद में गया, उसने अपने चारों प्रेमियों को बुला लिया। फिर पूजा की चुन्नी से उसका गला घोंटकर उसे मार दिया गया। बलजीत की लाश को घर में ही छिपा दिया गया। योजना थी कि अगली सुबह उसे कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाया जाएगा, मगर 25 अप्रैल को कोई भी यार नहीं आया, शायद डर के मारे। 26 अप्रैल को जब लाश से बदबू आने लगी तो पूजा ने फिर उन्हें बुलाया, परंतु दिलेर, विकास और कर्मवीर नहीं आए, केवल आंशु पहुंचा। लाश को अकेले बाहर ले जाना मुश्किल था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे टुकड़ों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने शरीर के अंग अलग किए, सिर जमीन में दबा दिया, धड़ को सूटकेस में बंद किया और हाथ पैर तसले में रखे, मगर इन्हें बाहर फेंकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए लाश घर में सड़ती रही। 27 अप्रैल को जब बजीता बलजीत की खोज में आसंडा पहुंची, तब इस भयानक सच्चाई से पर्दा उठा। पुलिस को पूजा ने घटना के सारे राज बताए और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद करवा दिया। 1 मई 2016 को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी क्राइम की कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।